फेडरलिज्म क्या था एक बार आप बताओ। सर की सेंट्रल और स्टेट दोनों डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, जो 3 लेयर स्ट्रक्चर है वो भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे वहाँ। फिर फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोग 2-3 बात पढ़े थे कि फेडरेशन वर्ड क्या कहीं यूज़ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? फेडरेशन वर्ड यूज़ हुआ है सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं? यस सर। नहीं, फेडरेशन वर्ड नहीं यूज़ हुआ है। हम लोग उस दिन पढ़े थे ना आर्टिकल 1 क्या बोलता है? यस सर। इंडिया एज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है? इंडिया को क्या बोलता है वो? यूनियन ऑफ स्टेट, कभी यूनियन ऑफ फेडरेशन स्टेट। का। हमने उस दिन देखा था कि फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनके पास राइट टू सीसीड नहीं है। राइट टू सीसीड मतलब कोई अपने मन से कभी निकल नहीं जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद चाहे या जैसे अलग-अलग पार्टियाँ हैं ना, तो वो बोलेंगी ना कि भई हम अलग देश बना लेते हैं। इस पे भी आप देखोगे आईआर में बहुत सारे इश्यू है, जैसे तमिल देश बनाने का एक बात होता है। आपने कभी सुना है साउथ में तमिल देश बनाना? अरुणाचल में कभी-कभी ऐसे मूवमेंट्स उठते हैं कि हमें हमें भी सेपरेट होना है, ठीक है? कुकी मूवमेंट आपने सुना होगा इस तरह का। वो सब मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम जो हमारे उधर 7 सिस्टर स्टेट है जिनको बोला जाता है, तो वो भी लोग भी इस तरह की बात करते हैं। लेकिन सिसेशन का राइट किसी स्टेट के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग फेडरेशन नहीं है, हम लोग क्या है? यूनियन है। तो उस फेडरेशन ना होने का मतलब एक ही है, फेडरेशन अगर एग्रीमेंट ऑफ स्टेट होता तो फेडरेशन बोला जाता। हमारे वहाँ स्टेट्स का एग्रीमेंट नहीं है। स्टेट्स का क्या है? इक्वल से है। और वो इक्वल से कैसे आता है? वही जो हमारे पास 3 वो हैं, मतलब हमारे पास वो है ना, अ, जो 3 लिस्ट है हमारी, हमने पढ़ा है ना वो। फिर मैंने आपको ये हम लोगों ने बात की थी फेडरल और यूनिटरी फीचर पे, ठीक है? तो फेडरल फीचर कौन से फीचर होते हैं? जहाँ आपको लगे कि दोनों की अलग-अलग बात हो रही है, सेंटर की अलग बात हो रही है, स्टेट की अलग बात हो रही है, ठीक है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों फेडरल फीचर है? क्योंकि ये जुडिशरी को अलग एक एंटिटी बनाता है। आप सोचो अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो जुडिशरी को ओवर पावर कर लेंगी, मतलब वो अपना बात मनवाने लगेंगी। तो जब आपको लगे कि कोई भी एंटिटी अलग है, अब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही तो स्टेट सेंटर ये सब अलग हुए हैं, मतलब स्टेट के पास अलग पावर है, सेंटर के पास अलग पावर है। तो इस वजह से ये सारे फीचर हम लोगों ने पढ़े थे, फेडरल फीचर है, ठीक है? और जहाँ आपको लगे कि सेंटर स्ट्रांग हो रहा है वो क्या है? यूनिटरी फीचर है। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन था वो हम लोगों ने पढ़ा था, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो ये भी लग रहा है ना यूनिटरी फीचर है, क्योंकि तीनों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबको एक एक यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम अक्रॉस द कंट्री है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये यूनिटरी फीचर नहीं होता। ऐसे यूएस में क्या है कि स्टेट का लॉ अलग होता है और वहाँ पे सेंटर जो मतलब सेंटर का लॉ अलग होता है। इवन जुडिशरी जो है वो अलग अलग परफॉर्म करती है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो जज जुडिशरी में आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है? फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्वासी जुडिशियल, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल के बारे में पढ़ा था। बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है? हम लोग को क्यों बोला जाता है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको सारे पॉइंट यही लिखने होंगे, फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटरी फीचर, ये थोड़े बहुत बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, तो एक फीचर ये था फेडरलिज्म का। दूसरा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, क्या है? लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो ये आप ध्यान रख सकते हो, जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उस टाइम हमारे पास क्या था? प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट थे, ठीक है? अब जब 2019 की बात करें तो प्रियम्बल है हमारे पास, 470 के अप्रॉक्स आर्टिकल हैं और 25 पार्ट और 12 शेड्यूल हैं। तो ये दोनों लाइन याद रखना, कहीं लिख के आ जाए कि मतलब 1949 में ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसके पास था, तो उसमें लिख देगा 400 आर्टिकल तो गलत हो जाएगा। 22 पार्ट तो सही है, 8 शेड्यूल थे, अगर लिख दे 10 शेड्यूल थे तो गलत हो जाएगा। तो ये सब बात मतलब यहाँ पे फैक्चुअली आदमी को थोड़ा सा मतलब अपने को पता होना चाहिए, ठीक है? अभी हमारे पास क्या है? 25 पार्ट है। बताओ ये 25 पार्ट कैसे हैं? देखो, 4 ए, भाई 4, इसमें जब हम लोग पार्ट पढ़ते हैं तो देख रहे हो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 14 ए। ऐसे हम लोग क्या-क्या पढ़ रहे हैं? देखो 14 भी है और 14 ए भी है। तो जब ये ए, बी ये सब आप काउंट करोगे ना तो हमारे पास 25 हो जाएँगे, ठीक है? जैसे अभी देखो हमारे पास 22 तो यहाँ दिख रहा है, 22 दिख रहा है तो 7वाँ हमारे पास डिलीट हो गया था तो बचा 21, 21 बचा, ठीक है? अब 21 के अलावा देखो ए कौन से हैं? तो एक ये ए है तो 22 हो गया, ठीक है? 22 हो गया, ये क्या हो गया? ये वाला 23 हो गया, 9 ए, 9 भी क्या हो गया? 24 हो गया और एक जगह और जुड़ा हुआ है कौन-सा? 14 ए, ट्रिब्यूनल, तो ये 25 हो गया। समझ गए आप 25 पार्ट क्यों है ये और पहले 22 क्यों है? समझ आ रही है ये यस चीज़? सर।
ठीक है, तो ये लाइन भी आप ध्यान रखना कि कितने पार्ट हैं और क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब तो इस तरह की स्टेटमेंट्स बन के आ सकती हैं। अब ये तो थ्योरेटिकल बात है कि मतलब क्यों मतलब इतना एलिफेंटाइन साइज, मतलब क्यों इतना बड़ा साइज क्यों है? तो आपको नहीं लगता है आपको कि हमारे वहाँ जियोग्राफिकल फैक्टर बहुत सारे हैं, हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, डाइवर्स है, इस वजह से हिस्टोरिकल फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो हिस्टोरिकल फैक्टर में क्या था, 1935 के एक्ट से हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें एक अलग अलग जगह से ली गई, जैसे यूएसए से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ठीक है, 1935 वाले एक्ट से लिया गया। ऐसे बहुत सारी जगहों से बहुत सारे फीचर्स जो लगे मतलब उस टाइम फाउंडिंग फादर्स को, वो उन लोगों ने डाल दिए। तो इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों सेंटर और स्टेट के लिए देखो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है, ये भी एक कारण है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट है। और जितने ज़्यादा मतलब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी, हमारी जो बन रही थी, जो लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग पढ़े 1934 में स्टार्ट हुआ, 46 में जब बनती है वो, तो उस टाइम में जितने लोग उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे वो सारे लीगल लोग थे। लीगल लोग मतलब लॉ का बैकग्राउंड था सबका। तो आप जब बेयर एक्ट, अभी आपने शायद लिया नहीं है, बेयर एक्ट जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे मतलब कि इस तरह की चीज़ें थी। मैं आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कभी फिर शुरू कर दूंगा, धीरे धीरे आपको सारे आर्टिकल बता दूंगा। तो उसमें बेयर एक्ट में वही है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो उस आर्टिकल में आप देखोगे कि जो लैंग्वेजेस यूज़ हैं वो लगभग लॉ वाली यूज़ है। मतलब क्यों ऐसी हैं, क्योंकि लीगल लिमिनरीज मतलब लीगल लोग इन्वॉल्व थे जो इसको बनाने में। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। तो यहाँ से याद क्या रखना है, ये 1949 में हमारे पास 395 आर्टिकल, 22 पार्ट, 8 शेड्यूल थे। 2019 मतलब अभी भी इतने ही है। प्रियम्बल 4, क्योंकि अभी भी कोई चेंज तो हुआ नहीं है, तो प्रियम्बल 470 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब हमारा अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। अब उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं। तो एक एक पॉइंट ये हो गया लेंथीएस्ट वाला। ये सारे क्या है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हो, सुनते हो, अभी आप ऐसा सुन रहे होगे कि लोग बोल रहे हैं मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन हटा देंगे, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। अब ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, मैंने आपको बताया कि ये जो 1935 एक्ट है वहाँ से कुछ चीज़ें लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो कई सारे सोर्सेस से मतलब लिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ पे एक बार और लिखा गया है, कोई बात नहीं। फिर अगला पॉइंट क्या है, अच्छा 1935 से हमने कई सारी चीज़ें ली हैं, हमने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। ये फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये भी अमेरिका से कौन सा आता है, ये हम लोगों ने याद करो, हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है। आप फंडामेंटल ड्यूटी बताओ कहाँ से आया है, फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग एक बार पढ़े थे, ध्यान आ रहा है कहाँ से आया है फंडामेंटल ड्यूटी? सर आर्टिकल 51 है। नहीं, वो 51 ए आर्टिकल है, मतलब हम कहाँ से हमने वो किया है, कहाँ से इंस्पायर है, वो कहाँ से डिराइव है, यूएसएसआर से। यूएसएसआर, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो कहाँ से, अमेरिकन मतलब यूएसए से है। और डीपीएसपी जो आप पढ़ते हो, डीपीएसपी पार्ट 4 जो है वो वो कहाँ से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे एक बार, एक लिस्ट में याद कर लोगे, अभी आप बस सुनते जाओ। तो फंडामेंटल राइट हमारा अमेरिकन जो मतलब अमेरिकन स्टेट मतलब यूएसए से इंस्पायर होके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट डाला। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी डाला। और वो जो था वो यूएसएसआर से हमने इंस्पायर होके वो डाला, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी कभी आ जाती हैं क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रख सकते हो। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कई जगह से हमने बहुत सारी चीज़ें उठाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कुछ कुछ रिलेशन होता है, वो हमने कहाँ से उठाया, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, ठीक है। कैबिनेट गवर्नमेंट का मतलब आप समझते हो, कैबिनेट गवर्नमेंट का मतलब कभी सुना है आपने कैबिनेट चीज, वर्ड कैबिनेट? यस सर। जैसे बताओ, मतलब मोदी जी के कैबिनेट में कौन है? क्या सारे मिनिस्टर कैबिनेट में होते हैं? यस सर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, मिनिस्टर हो जाएंगे तो कैबिनेट में हो, वो जरूरी नहीं है। देखो होता क्या है, ऐसे मान लो आप पीएम बन गए, ठीक है, मतलब मोदी जी बन गए, आप मान लो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आपके अंडर बहुत सारे एमपी आ रहे होंगे, जैसे जो इलेक्शन अभी हो रहा है, उस एमपीज में से कुछ लोगों को आप मिनिस्टर बनाओगे। मिनिस्टर का मतलब वो पोर्टफोलियो सुना है ना, रोड के मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, इस तरह के मिनिस्टर बनाओगे। उस मिनिस्टर में जरूरी नहीं कि सब लोग कैबिनेट में हो। कैबिनेट एक तरह का कोटरी आप समझते हो, जैसे अभी क्या है आपके, आप जिसको जिसको बहुत अच्छा मानते हो, मान लो दो दोस्त हैं आपके बहुत अच्छे हैं,
वो आपकी बात कभी टालते नहीं है, तो आप उसको, तो आप क्या बोलोगे, वो आपके कोटरी में है, मतलब आपके दोस्त हैं वो लोग फॉर्म करते हैं कैबिनेट। तो मोदी जी का जिस पे ट्रस्ट है, मान लो 10 लोगों पे ट्रस्ट है, तो उन 10 को ये लोग बना देंगे कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जैसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कैबिनेट की बात मिनिस्टर को माननी है। मान लो मैं रोड मिनिस्टर हूँ और मैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हूँ, तो कैबिनेट मिनिस्टर जो डिसीजन, मतलब डिसीजन कौन लेता है, मोदी जी, और जो 8-10 कैबिनेट मिनिस्टर है वो डिसीजन ले लेते हैं। जो डिसीजन फाइनल होगा वो आप मतलब आप मना नहीं कर सकते, मतलब आप वो, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 में लिखी हुई है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखी हुई है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। ये नहीं है कि मोदी जी ने कुछ बोला और जो 4 मिनिस्टर हैं वो बोले नहीं नहीं ये बात हम नहीं मानेंगे। ऐसा होता होगा ना कि लोगों के अंदर वो होता होगा कि भाई जो हर पॉलिसी पे सब लोग तो सहमत होते नहीं होंगे। तो ये, लेकिन वो जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि एक पर्टिकुलर पीपल चलाएंगे इस चीज़ को, ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ये भी आप ध्यान रखना। वैसे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा मैं, नहीं तो एक जगह लिख के सब दे देंगे, तो वो आप याद करने में काम आएगा, उससे बात करें, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है कि क्यों वेरियस सोर्सेज से ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये भी एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप ये बताओ कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी किसका वो है, फेडरल का है फीचर या यूनिटरी का फीचर है, हमने आगे पढ़ा था। रिजिडिटी किसका फीचर है, तो क्या लिखा है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और Yes, sir. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसका क्या है, यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी Yes, फीचर क्या है, रिजिडिटी क्यों यूनिटरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना स्टेट के चेंज नहीं हो सकती। मान लो आप सेंटर और मैं स्टेट हूँ, यूनिटरी कब बोला जाएगा, जब जब सेंटर ओवर पावर कर दे सब कुछ चीज़ें। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंटर अपने मन माफिक चेंज नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं कि मोदी जी कल को बोलेंगे ये कर दूंगा तो वो हो जाएगा ऑल अक्रॉस द, मतलब नेशन, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे कुछ फीचर हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है बिना स्टेट के माने हुए, मतलब सेंटर और स्टेट, मतलब मोदी जी और योगी जी दोनों लोग मानेंगे तभी वो चीज़ चेंज होगी। तो उसलिए बोलते हैं उसको रिजिडिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेंटर के पास, जो स्टेट के प्रेरोगेटिव में तो आता है, लेकिन ईजिली वो मतलब फ्लेक्सिबल है, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से फीचर है, ठीक है। तो रिजिड रिजिड और फ्लेक्सिबल का वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसा चीज़ जो स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। जैसे मान लो आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब आपने सुना है कभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ड सुना है कभी, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है। yes, sir. अब जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना 4A, हमने सुना ना वर्ड, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटा दिया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया। तो ये सब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ भी छेड़खान करना है, मतलब चेंज करना है, कुछ आर्टिकल डालना है, कुछ शेड्यूल डालना है, तो उससे वो किससे होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, मतलब तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से रिजिड है। तो रिजिड वाला जो पार्ट है, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत रिजिड है, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ईजी चेंज नहीं होता है। लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ब्रिटिश में तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ब्रिटिश जो है वहाँ पे मतलब बड़े ईजिली लॉ बनाए जा सकते हैं, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी। तो जब भी बोला जाए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो आप क्या नाम याद रखोगे, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर बोला जाए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो आप ध्यान रखना यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे वहाँ क्या है, ब्लेंड ऑफ बोथ है, ठीक है, दोनों का ब्लेंड है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, न तो रिजिड बोला जा सकता है, न तो फ्लेक्सिबल बोला जा सकता है, इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। अब ये किससे पता लगता है, भाई अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 20 में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिखा हुआ है पार्ट 20 में। तो आर्टिकल 368 वही प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में एक चैप्टर में पढ़ेंगे, आर्टिकल 368 में क्या है। तो इसमें दो तरह के अमेंडमेंट की बात होती है। कुछ ऐसे प्रोविज़न है जिसको स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से चेंज किया जा सकता है, ठीक है, चेंज किया जाता है। इसका मतलब 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस। तो ये लाइन आप याद रखोगे, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, इसका मैं आपको एक स्नैप दूंगा, मतलब या यही दो लाइन आप याद रखो, इतने से भी काम हो जाएगा कहीं कहीं। अब तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब समझना आप, ठीक है, ये वर्ड आपको अभी समझा देता हूँ मैं।
एक होता है जब भी कोई बिल पास होता है, आपने कभी राज्यसभा का कभी-कभी आप डिबेट देखते रहना, राज्यसभा, लोकसभा, वो एक टीवी चला है एलएस टीवी, आरएस टीवी, अब तो उसको मर्ज कर दिया गया उसमें। उसका डिबेट आता है, उस पे कभी-कभी क्या होता है, जो जो आपके लेजिस्लेचर में हो रहा है उसका लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है? तो कभी-कभी 12 बजे आप खोलना तो आपको दिखेगा, जैसे कि उस पे यूट्यूब पे दिखेगा, पहले तो टीवी, दूरदर्शन वगैरह पे भी अभी आता भी है, पहले दूरदर्शन वगैरह पे आता था। तो उसमें क्या है देखो, अब जैसे मान लो अभी कितनी है लोकसभा की सीटें, आपको पता है कितनी सीट है लोकसभा में? जैसे अभी मोदी जी वाला इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा का हो रहा है, कितनी सीट है? सर 400। 400 नहीं बाबू, 572। कितनी सीट है? 572। मतलब पूरे पूरे हमारे इंडिया से कितने लोग चुने जाएंगे? 572 एमपी चुने जाएंगे, जो वहाँ पे बैठेंगे, जो डिस्कशन और डिबेट करेंगे। 402 उसमें है, किस 403 इसमें है आपके यूपी में। यूपी में जो जब जब इसका इलेक्शन होता है ना, जब मान लो इसका इलेक्शन होता है, क्या बोलते हैं, योगी जी का मतलब सीएम वगैरह वाला इलेक्शन, जब हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव वाला इलेक्शन होता है, उसमें 400 एमएलए है। मैंने एमएलए एमपी में अंतर आपको बताया था। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो एमपी का हो रहा है, तो एमपी हमारे इंडिया में कितने हैं? 572। तो अब सोचो कि आपने सुना होगा ये नारा, सुना है अब की बार 400 पार, ये सुना है आपने? मोदी जी का इस बार नारा चल रहा है अब की बार 400 पार, ही सुना है? सुना है आपने ये? यस सर, सुना है। तो ये जो नारा है अब की बार 400 पार वाला, ये क्या है? ये क्या दिखाता है कि भाई 572 मान लो सीट है, 570, 572 सीट है, तो मेजॉरिटी के लिए कभी कभी आप किसको बोलोगे? ऐसे 100 नंबर है, 100 नंबर में मेजॉरिटी ये लोग किसको बोलते हैं? 50+1 को मेजॉरिटी बोलते हैं। जैसे 100 नंबर में आपका नंबर 51 आ जाएगा तो वो लोग मेजॉरिटी बोला जाता है। तो जब इसका एक 50% +1 आप निकालोगे तो 273 सीट जीतना होता है किसी को भी वो करने के लिए, क्या करने के लिए? किसी को भी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तब वो गवर्नमेंट उनकी खुद की बन जाती है, ठीक है? तो 273 सीट चाहिए होती है। तो इसीलिए ये लोग इस बार नारा दे रहे हैं ना कि 400 पार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी आ जाएगी। अब आप समझो किसी पार्टी की मेजॉरिटी आ गई तो उसको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, और एमपीज के ऊपर निर्भर नहीं है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, ठीक है? तो इसलिए ये लोग मेजॉरिटी की बात करते हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी में क्या चीज़ें आ रही हैं? टू थर्ड मतलब 572 का आप टू थर्ड निकालना इन ईच हाउस। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है? मान लो 572 एमपी हैं आपके हाउस में, ठीक है? और किसी दिन बिल होता है, मान लो फार्मर वाला बिल पास हुआ या कोई भी बिल आता है, उस बिल में अगर स्पेशल मेजॉरिटी पे आपको कोई चीज़ लानी है तो टू थर्ड आपको चाहिए। टू थर्ड किसका चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग का। 572 में से मान लो 500 लोग उस दिन हैं, तो 500 का टू थर्ड आप निकालोगे, +1 करोगे, वो लोग वोट अगर यस करते हैं कि भाई ये बिल पास होना चाहिए, तो वो स्पेशल मेजॉरिटी बोलता है, ठीक है? तो स्पेशल मेजॉरिटी में दो कंडीशन क्या है? एक तो प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए टू थर्ड, प्लस एंड का मतलब प्लस, कि ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। तो आप 572 का जब मेजॉरिटी निकालोगे, यानी 273 लोग तो होने ही चाहिए। 273 लोग तो आपको वोट करने ही चाहिए। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है ना, मान लो एक दिन 200 लोग आए, 200 लोग का टू थर्ड निकालोगे तब तो बहुत कम हो जाएगा, ऐसे तो कोई भी बिल पास हो जाएगा। तो प्रेजेंट टू थर्ड प्रेजेंट प्लस वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। कि मान लो राज्यसभा में अलग पास हो रहा है बिल और लोकसभा में अलग पास होता है बिल, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लोकसभा में जब भी बिल पास हो रहा है या राज्यसभा में पास हो रहा है तो हमको टू थर्ड भी चाहिए प्रेजेंट प्लस वोटिंग का, एंड मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, मतलब 273 से कम तो नहीं पड़ना चाहिए वोट, नहीं तो पास नहीं होगा बिल, ठीक है? तो ऐसे कुछ प्रोविज़न इस तरह के हैं। कुछ प्रोविज़न कैसे हैं? जो अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड विथ रैटिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब आधे स्टेट उसको रैटिफाई भी करने चाहिए, ठीक है? आवाज़ आ रही है आपको? समझ आ रहा है अभी तक? ठीक है, लग रहा है आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई नहीं, अगर आपको फिर से ज्वाइन करना है फिर से ज्वाइन कर लो, सेम लिंक।
ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं फिर, अगर आ रही है आपको तो। आप चैट, इसमें चैट का एक ऑप्शन है, आप उसमें लिख सकते हो कुछ भी, तो पता लग जाता है कि हो मतलब। ठीक है, तो खैर, तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमने हमने क्या देखना है, जैसे जीएसटी के बारे में आपने सुना होगा। जीएसटी में क्या था, जीएसटी एक एक्ट था, जहाँ पे आपने सुना होगा कि जीएसटी एक्ट जब पास हुआ तो उसमें क्या था, हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। जीएसटी एक्ट किससे पास हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जीएसटी एक्ट पास हुआ था। किससे पास हुआ था, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो 101 क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उससे जीएसटी पास हुआ। तो जीएसटी में क्या था कि स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही थी, लेकिन रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट भी चाहिए था। अब क्यों ऐसा था, क्योंकि भाई जीएसटी ऐसा लॉ है जो टैक्सेशन को डील करता है, सेंटर और स्टेट दोनों के टैक्सेशन को। ठीक है, सबको यूनिफाई करने की कोशिश की गई। तो अब इसका मतलब क्या है, आप मेरा टैक्स का पावर छीन रहे हो ना। मतलब मान लो मैं स्टेट हूँ और आप सेंटर हो, तो अगर आप टैक्सेशन के सिस्टम में कोई भी चेंज कर रहे हो तो आप मेरा टैक्स का पावर छीन रहे हो। तो आप मुझसे पूछोगे ना कि भाई मैं आपका पावर लेना चाह रहा हूँ, ले लूँ कि नहीं ले लूँ। तो सेंटर इस वजह से स्टेट का रेटिफिकेशन मांगता है उसमें। तो वहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी जरूरी होता है। तो ऐसे भी कुछ मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे कौन से मैटर ऐसे हैं जहाँ पे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड स्पेशल एंड टोटल मेंबरशिप लगता है, और कहाँ पे ये लगता है। ठीक है, कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किए जा सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब कि उस दिन जो भी मेजॉरिटी है वो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग कर दें। ठीक है, तो जितने ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होते हैं, जैसे मान लो कल को मुझे लीकर बैन पे कोई लॉ बनाना है मोदी जी को, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करा देंगे। इन्वायरमेंट में कुछ छोटा मोटा करना है, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास करा देंगे। वहाँ पे ना स्टेट को पूछने की ज़रूरत है, ना मेजॉरिटी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारे तो इस तरह के जो भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिस पे हम लोग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, वो अमेंडमेंट डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 केवल स्पेशल प्रोविजन को डील करता है, ये बात ध्यान रखना आप। कि तो अगर बोला जाए कि ऑल द अमेंडमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो सही बात है, लेकिन सारे अमेंडमेंट जो है वो 368 में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो बिना 368 आर्टिकल के अमेंड किए जा सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात थोड़ी बहुत, रिजिडिटी यस का और सर। फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, वो आप घबराना मत, 2/3 मेजॉरिटी और ये वो। इसमें क्या करना, आप पेन और पेपर पे एक बार आज रात में देखना कि लोकसभा में टोटल सीट कितनी है, मतलब मोदी जी के पास कितनी है, अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें कितनी सीट है, और मोदी जी के पास कितनी सीट है, और ये लोग क्यों बोल रहे हैं 400 पार अब की बार। तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग ये स्पेशल मेजॉरिटी चाह रहे हैं। अभी भी है इनके पास मेजॉरिटी, लेकिन आप सोचो कि अगर किसी और, जैसे एनडीए, अभी अभी क्या है, मोदी जी की सरकार एनडीए है। एनडीए मतलब ये लोग कई अलायंस करते हैं ना कई लोगों से। जैसे अभी आप देखोगे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी से इन लोगों ने अलायंस किया है। तो मान लो, तो वहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, वहाँ पे लड़ेगा कौन, टीडीपी का, तेलुगु देशम का पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, वो जीतेगा तो वो इनको समर्थन देगा, एनडीए को समर्थन देगा। ठीक है, तो अब एक तरह से उन पे डिपेंडेंट हो गए ना ये लोग। अब वो कल को नहीं माने, उसको मिनिस्टर बनाना पड़ा है, जो भी है वो बंदा नहीं मान रहा है, एमपी है ना, वो भी नहीं मानेगा उनकी बात, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो लोग वोट नहीं करेंगे, तो उनको कोई बिल पास कराने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा मतलब एक अलग तरह का डायनेमिक्स है, जहाँ पे आप देखोगे कि राज्यसभा में इस तरह के लोग, राज्यसभा में भी वो किया जाता है कि भाई मेरे पार्टी का मेंबर हो। लोकसभा में तो किया ही जा रहा है, राज्यसभा में क्योंकि वो देता है, हम लोग देखेंगे राज्यसभा वाली बात। इससे आप कई तरह के इशू आपको निकल के सामने समझ में आएंगे। ठीक है, अगला क्या है हमारा फीचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आपको दिखता है ना हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है। क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया गया है। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी तो उनके दिमाग में ये था कि भाई ट्रेडिशनल जो इश्यूज हैं, जैसे कास्ट के, क्लास के, जेंडर के, इन सब इश्यूज को हटाना पड़ेगा, सबको राइट टू वोट देना पड़ेगा, नहीं तो सबका से गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा। और अगर सबका से नहीं हो पाएगा तो फिर से दिक्कत आएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिया का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ से लिया, ब्रिटिश से। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता था। अमेरिका में आपने सुना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट चलता है, आप ये सुना है आपने। अमेरिका में से ट्रम्प आए थे, ट्रम्प क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल, आपको ऐसा बोला जाता है ना कि मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ कौन है, ऐसा बोलते हैं, आप सुने होंगे, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। ठीक है,
कि ऐसा लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, क्योंकि उनका उनका क्या फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ कभी नहीं देखोगे कि जैसे मोदी जी की तरह कोई कैंपेन कर रहा हो, वहाँ प्रेसिडेंट कैंपेन करता है, ठीक है। पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट कैंपेन करता है और प्रेसिडेंट बनता है पार्टी से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल है मतलब उसको ये लोग एक तरह से चुनते हैं, मतलब हम लोग अपना वो करते हैं, लेकिन एमपी एमएलए क्या करते हैं, वोट डालते हैं उसके लिए। वो हम लोग पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो हमारे वहाँ वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने लिया, हमने अमेरिका का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर चलता है, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है एकदम अलग है। मतलब आप ये समझो कि ट्रम्प, जब भी आप देखना कभी ट्रम्प के बारे में पढ़ना, या जो अभी हमारे वहाँ पे वो हैं जो बाइडन, उनके 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 सेक्रेटरी कौन है, उनके वहाँ कौन डिसीजन लेता है, आप थोड़ा सा ये पढ़ना कभी गूगल पे, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, जो उनके साथ वाले बंदे हैं वो, जैसे आपने सुना होगा ट्रम्प के साथ तो बहुत सारे उनके घर वाले एसोसिएट थे उसमें, एग्जीक्यूटिव विंग में, ठीक है। ऐसा इनके में भी हो रहा होगा। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ना, आपको थोड़ा समझ में और आएगा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन पार्लियामेंट्री में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन है। ये क्यों आपको दिखता है ऐसा, कभी आपको कोई एग्जांपल बताओ। बताओ एग्जीक्यूटिव कौन है और लेजिस्लेटिव कौन है हमारे वहाँ। सर एग्जीक्यूटिव तो जुडिश मतलब जजेस वगैरह, और हाँ हाँ, लेजिस्लेटिव हमारे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटीज जो वगैरह। लॉ बनाते हैं वो लेजिस्लेटिव, और एग्जीक्यूटिव यस बाबू यस जजेस सर। नहीं है, जजेस आ रहे हैं जुडिशरी, ठीक है। जजेस कौन है, यस सर। जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव वो नहीं है। एग्जीक्यूटिव कौन है, जैसे जो ऐसे मिनिस्टर जो पॉलिसीज पास करते हैं वही एग्जीक्यूटिव भी है, और वही लेजिस्लेचर भी है। लेजिस्लेचर का मतलब जो लोग लॉ बना रहे हैं, और एग्जीक्यूशन का मतलब जो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट ओके। करने का मतलब भाई किसी का साइन होता होगा ना, ऐसे मान लो मनरेगा आया, मनरेगा की पॉलिसी बनी, बनाया किसने, मिनिस्टर्स ने, वहाँ के पूरे मतलब असेंबली ने, जो लेजिस्लेटिव अपनी असेंबली है वो जो मतलब लोकसभा है उसने बनाया। अब जब वो बन गया इलेक्शन, मतलब जो भी मनरेगा का स्कीम या कोई स्कीम, वो एग्जीक्यूट करने वाले ग्राउंड लेवल पे कौन है, वो तो आईएएस अधिकारी हैं, जो आईएएस लोग बन रहे हैं और सारी विंग है, उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन साइन वहाँ किसका हो रहा है, किसके नाम पे वो सब चीज़ें चल रही हैं, यही जो मिनिस्टर हैं यही लोग तो उसको एग्जीक्यूट करने का वो करते हैं। भाई जब भी कोई क्वेश्चन होता है, आपने कभी सुना होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आप सुनना कभी लोकसभा का डिबेट, अगर कितने लोग मरे, कितने लोग ये हुआ, कितना रोड बन गया है, कौन बताता है, गडकरी जी बताते हैं जाके, ठीक है। तो एग्जीक्यूट भी उनका उनका पार्ट उसमें भी है। तो ये कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इन लोगों का चलता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप एक बार देखना। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को और क्या बोला जाता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोला जाता है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोला जाता है, ठीक है। जो कैबिनेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल। अभी मैंने आपको कैबिनेट गवर्नमेंट का मतलब भी समझा दिया था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश क्या करता है हमारा पार्लियामेंट सिस्टम, नॉट ओनली एट सेंटर बट ऑल्सो एट स्टेट। ये समझ में आ रहा है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारे वहाँ सेंटर में भी सेम टाइप की फॉर्म, भाई स्टेट में सुने हो ना सीएम होता है, सीएम के भी तो कैबिनेट मिनिस्टर है, सीएम के भी तो मिनिस्टर है। तो वहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है, और स्टेट में भी और सेंटर में भी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश से। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या फॉलो करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये बात ध्यान रखना। और हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अब इसी में आते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसके कुछ फीचर्स हैं। एक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो आप बताओ हमारे वहाँ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है और रियल कौन है। तो रियल जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब मोदी जी, और नॉमिनल कौन है, जो हमारे वहाँ प्रेसिडेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये भी होता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। जो जीत के आएगा, जैसे अभी देख रहे हो ना, जो जीत के 400 पार हुआ तो इनका बन जाएगा, नहीं बना तो जिसका मेजॉरिटी बनेगा वो वो आके सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको 2-3 बार बताई, कहाँ पे बताइए, आर्टिकल 75 में, देखो यहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है,
कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जितने मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर को लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर, मतलब मोदी जी। वो सारे मिनिस्टर और इंक्लूडिंग प्राइम प्राइम मिनिस्टर किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये चीज़ कहाँ लिखी है? 75(3) में, 75(3) में ये लिखा हुआ है कि जितने प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 75(3) में ये लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल के लिए। तो ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, और चार ऑप्शन लिख देता है कि हाउस ऑफ पीपल, टूवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया, टूवर्ड्स द राज्यसभा, इस तरह का दो तीन ऑप्शन लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए लोकसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग किसके लिए शो कर रहे हैं? लोकसभा के लिए शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के लिए। क्योंकि यही लोग हर चीज़, भाई कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो कौन बताता है? यही लोग बताते हैं। कहाँ बताते हैं? लोकसभा में बताते हैं। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कहीं फेल होती है तो इन्हीं लोगों को, यही लोग रिस्पॉन्सिबल है, जो मिनिस्टर है वही लोग रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है? यस सर। तो अब वर्ड देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है जानना, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे वो होता है, बस आप आर्टिकल 75 याद रखना। ये चार चीज़ें हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको इसमें लेके बताता हूँ। तो पहला क्या है? यूनिफाइड इंस्टेंस। यूनिफाइड इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि जितने मेंबर कैबिनेट के हैं वो लोग पब्लिकली सपोर्ट करने चाहिए जो भी कैबिनेट का डिसीजन होता है। तो पहला पहला मतलब समझ में आया कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि मान लो मैं मोदी हूँ और मतलब मेरे पास दो तीन मिनिस्टर है, अपने मेरे कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। मैंने डिसीजन लिया, आपको याद है फार्मर लॉ बना था 2020 में, याद है 2020 में फार्मर लॉ बना था। उस पे बहुत यस सर। अप्रोर हुआ, कई लोग उस पे आ गए। किस पे आ गए थे? कई लोग रोड रोड पे आ गए थे, ठीक है। तो सबका आप देखोगे यूनिफाइड स्टैंस था। कोई भी मिनिस्टर बाहर आके ये नहीं बोलता था कि फार्मर लॉ खराब है। इवन एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या बोलते थे? सब सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ये क्या है? ये यूनिफाइड स्टैंस, सबको यूनिफाइड स्टैंस लेना होता है, ठीक है। अगर कोई मिनिस्टर, ध्यान से सुनना, अगर कोई मिनिस्टर डिसएग्री करता है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो मोदी जी बोलेंगे तुम रिजाइन कर दो। आप समझ रहे हो? ये होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब। नहीं तो ऐसे तो आप समझ रहे हो, ऐसे तो गवर्नमेंट चल ही नहीं पाएगी। अगर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लिखी होती तो आप समझ रहे हो कि मतलब ऐसे तो हर चीज़ पे डिसएग्री करोगे। 10 लोग हैं भाई, हर बात पे डिसएग्री होता है। तो डिसएग्री करोगे तो फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? तो पहला बात क्या हुआ कि पहला होता है यूनिफाइड इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब आपको समझ में आ गया ना, कि अपने पर्सनल व्यूज़, अपने डिसएग्रीमेंट कभी भी ये लोग पब्लिक में आके नहीं बोलेंगे। जैसे अभी आप इस टाइम किसी का भी भाषण देखना, भाषण हुआ या कुछ भी हुआ, कभी आके वो पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे होंगे, भले वो बेकार पॉलिसी हो। भले भाई फार्मर लॉ में बहुत सारी खामियाँ थी, लेकिन कोई आके अभी बोल नहीं रहा था अनटिल अनलेस जब तक मोदी जी ने फैसला नहीं लिया, मतलब उनकी कैबिनेट ने, कि इसको रूल आउट, मतलब बाहर करना चाहिए, अब नहीं लेना चाहिए। तो ये यूनिफाइड स्टेंस का मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा इसका फीचर क्या है? लोकसभा का कॉन्फिडेंस दिखाता है ये, ठीक है। मेजर जो लोकसभा, कॉन्फिडेंस वर्ड सुना है आपने? यस सर। क्या होता है बताओ कॉन्फिडेंस का मतलब? कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन लोकसभा, ऐसा कभी सुना है? आ रही है आवाज ना? कोई नहीं, अगर नहीं सुना है तो आप ध्यान से सुन लो, मतलब मैं बोलता हूँ आप सुनो। तो कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा में क्या होता है कि जैसे देखो, मान लो मैं आप मोदी हो, आपके अंदर 10 लोग कैबिनेट मिनिस्टर काम कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ डिसीजन ले लिया, लेकिन आपके साथ बहुत सारे एमपी सेलेक्ट होके आए हैं, 270 एमपी आपके पास हैं, और आप 12-13 लोगों ने डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब हो सकता हो उस 270 में से 20-25 लोग ना माने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है मान लो 100 लोग ना मान रहे हो। 100 लोग नहीं मान रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा? जब भी कोई बिल पास होगा तो कैबिनेट मिनिस्टर ने बोल दिया, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया, केवल ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है? ये लोग डिसाइड करते हैं, उस चीज़ को लोकसभा में रखा जाता है फॉर अ डिस्कशन। उस डिस्कशन के बाद सब लोग उस पे अपना वोट देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो अगर ये इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी खतरे में आ रही है, तो खतरे में कैसे आ सकती है? तो ये क्या दिखाता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी खतरे में आने का मतलब कि वो गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही है। कॉन्फिडेंस लूज करने का मतलब
अब गवर्नमेंट के सारे लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने सुना होगा इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी-कभी पास कर दिया जाता है। तो ये हम लोग डिटेल में फिर से पढ़ेंगे इसको थोड़ा-सा, तो अभी के लिए आप इतना समझ लो। फिर आगे बढ़ते हैं, तो लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी ये भी एक मतलब एक फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है? लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या? मैंने आपको बताया ना, कोई भी लॉ पास हो रहा होगा तो लोग बोलते हैं, जैसे अभी मैंने रोड वाले का एग्जांपल दिया कि भाई कितनी रोड बनी, कितना वो हुआ, ये कोई पॉलिसी बनी है, कौन बता रहा है? ये लोग जाके खड़े होके बताते हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेचर के प्रति। जो भी लॉ बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, उसको डिफेंड करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, ठीक है? एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। इनको सेशंस पार्लियामेंट के अटेंड करने पड़ते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं वहाँ पे, वो सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो है, ठीक है? कोई लीगल, ये देखो ये बात ध्यान रखना, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहने का मतलब, मान लो कल को गडकरी जी बोले कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा भाई कोई चीज़। जैसे आपने सुना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे और कुछ 1-2 मुद्दे पे मोदी जी कभी आके बोले नहीं अंदर। ऐसा आप कई बार सुनोगे कहीं न्यूज़ में, अगर आप देखते रहते सुनते रहते होगे, तो मोदी जी आके कभी बेरोज़गारी के मुद्दे पे लोकसभा के अंदर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आके बोलूँ ही, लेकिन ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तो लार्जली ये क्या है? पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि एज अ बीजेपी इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो सब लोग उसमें वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है? कि भाई सबको करना है, ऐसा है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ गया आप? ठीक है? तो जैसे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे, लेकिन क्या हुआ? गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को डिफेंड किया। गवर्नमेंट के जो एमपीज थे वो क्या किए? उस पॉलिसीज को डिफेंड किए। तो वो क्या था? वो एक एग्जांपल किसका है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? आई समझ में? आ जाती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिव्या आपको समझ में आ रही है चीज़ें? यस सर। ठीक है आदित्य, तो आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि फीचर में पहला हमने पढ़ लिया प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल रियल मेजॉरिटी पार्टी रूल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? फिर हम देखते हैं मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। ये भी क्या है? ये भी एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, ठीक है? ऑब्वियस है, आप देखते हो कि लेजिस्लेचर में वो याद करने वाली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर की, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। ये भी आप देखते रहते हो। अब एक वर्ड है डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा हर 5 साल पे डिसॉल्व होती है। ये चीज़ भी किसका फीचर है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। मैंने आपको बताया था कि अगर लोकसभा डिसॉल्व ना हो, अगर हमने एक बार चुना और 10 साल 15 साल जितना आप ईयर बढ़ाओगे, डिक्टेटरशिप की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, मोनार्की की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये मोनार्की ना हो, डिक्टेटरशिप ना हो, इसके लिए हर 5 साल पे डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, मतलब जो लोअर हाउस है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना है। लोकसभा डिसॉल्व होती रहती है, ठीक है? तो लोकसभा डिसॉल्व जैसे अभी डिसॉल्व होगी, खत्म होने वाला है उसका टेन्योर 5 साल। आपने देखा कि म्यूनसिपालिटी और जब हमने पंचायत पढ़ा था वहाँ भी देखा उनका भी कार्यकाल, मतलब जो पीरियड ऑफ वर्क है वो कितना है? 5 साल का। स्टेट में भी 5 साल का, हर जगह 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश पैटर्न से, मतलब ब्रिटिश सिस्टम से ये सारी चीज़ें ली गई, ठीक है? तो थोड़ा डिफरेंस वहाँ पे ये है कि अब इंडिया और वहाँ में क्या डिफरेंस है? इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया स्टेट जो है उसके पास इलेक्टेड हेड है, ठीक है? लेकिन ब्रिटिश के पास क्या है? मोनार्कियल हेड है। आपने सुना है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ का नाम, ये लोग क्या है? ये लोग मोनार्कियल हेड है। लास्ट साइन ये लोग करते हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी डायनेस्टी बहुत दिन से चली आ रही थी, बहुत सालों से, मतलब कई सौ सालों से ये लोग वहाँ पे वो चल रहे हैं। तो इनको मोनार्कियल हेड बना के रखा गया है। तो इस मामले में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा थोड़ा सा उनसे अलग है। और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम सोवरेन बॉडी नहीं है। क्यों सोवरेन बॉडी नहीं है? क्योंकि यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। हमारे वहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो चेक एंड बैलेंस करता है। वहाँ पे क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो पार्लियामेंट उनकी लॉ बनाती है
उस लॉ को सोवरेन माना जाता है, वही लॉ है कंट्री का, वो माना जाता है, वही फाइनल है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया है, ब्रिटेन है, वहाँ पे पार्लिया जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है ना? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब बताओ, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब, अदिति आप बताओ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब। वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का सोवरेन है, मतलब ब्रिटिश का पार्लियामेंट, उसका मतलब ये है जो लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लो इसको, कि यूके पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर एंड नो कोर्ट और एनी बॉडी कैन ओवरराइड इट्स लेजिस्लेशन और रूल देम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब यूके पार्लियामेंट जो है वो जो भी लेजिस्लेट करेगी किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे, उस पे किसी कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, एनजैक था, पास हुआ फेल हो गया, एनजैक जब आया और पास हुआ और फेल हो गया, ठीक है। तो क्या था वो, इसका मतलब हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट दी गई है, क्यों हमारी पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ये सारे कारण है जिसकी वजह से हमारी पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं है। सोवरेन बॉडी का मतलब फुल्ली सोवरेन नहीं है, लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो भी आप कानून बनाओगे उस पर क्या है, जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब आप समझते हो यदि कभी सुना है आपने वर्ड? यस सर। तो जुडिशियल रिव्यू बताओ एक बार, जुडिशियल रिव्यू का मतलब। कि मतलब जो भी लॉज वगैरह है वो सुप्रीम कोर्ट, जो जजेस वगैरह है वो मतलब इस इन सब लॉज के अकॉर्डिंगली मतलब इनको चैलेंज कर सकते हैं ये चीज। हाँ, जो भी लॉ बनता है, जैसे एनजैक आपने पढ़ा है, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सुना है एनजैक, एनजेएसी। एनजेएसी कभी सुना है? नहीं सुना है तो आप लिख लो एनजेएसी, आज पढ़ना, देखना बस गूगल पे 2 लाइन। एनजेएसी क्या होता है, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। और जीएसटी एक्ट के बारे में पढ़ना है 101 से, ठीक है। ये थोड़ा सा आप बगल में लिख लो, थोड़ा आइडिया लगे। तो आपने सही बोला, जुडिशियल रिव्यू वही होता है, ठीक है। तो हमारे वहाँ जुडिशियल रिव्यू होता है बहुत सारे, जो भी आप एनजेएसी में क्या था, जुडिशरी ने बोल दिया कि भाई ये अनलॉफुल है, वो हम लोग पढ़ेंगे, उसका पावर कैसे आता है, आर्टिकल 13 का रोल क्या है उसमें, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप जानो कि जुडिशियल रिव्यू की वजह से इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट की लिस्ट बनाई गई है, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई है, जहाँ जहाँ अलग अलग लिस्ट है वहाँ वहाँ अलग अलग पावर है। तो इस वजह से इंडियन पार्लियामेंट सॉवरेन उसमें भी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उसके वजह से भी इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पार्लियामेंट ने आज मान लो लॉ बना दिया, मान लो मोदी जी आज कोई अमेंड करके लॉ बना दें, कल को राहुल गांधी का सरकार आता है, उन्होंने कुछ अमेंड कर दिया, उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भी हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से भी पार्लियामेंट जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इस वजह से सोवरेन नहीं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पार्ट को अमेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से सुनना, लिखो वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ना, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं आपको बस बेसिक ब्रीफ दे दे रहा हूँ, उसको हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेंगे। केशवानंद भारती केस हुआ था, वहाँ पे क्या बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो पार्लियामेंट बेसिक मतलब रूल ऑफ लॉ को चेंज नहीं करेगी। कल को ये नहीं बोलेंगे अच्छा लॉ का मतलब ही नहीं रह गया, हम लोग रूल ऑफ लॉ पढ़े थे ना, उसके कई एस्पेक्ट पढ़े थे रूल ऑफ लॉ के, ठीक है। तो इसका मतलब हर चीज़ चेंज नहीं की जा सकती। ये केशवानंद भारती केस था एक 1973 का, उससे आया ये चीज़, ठीक है। अदर लीगल लिमिटेशन भी बहुत सारे इस पे इंडियन पार्लियामेंट में है। अदर लीगल लिमिटेशन कैसे हैं? मैंने आपको बताया था ईजेड मानना, यूएन के हम लोग पार्ट हैं, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें डिराइव होती हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ आप पढ़ोगे कभी कभी अपने इसमें करंट अफेयर में, उस इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का पालन करना होता है, ठीक है। उस इंटर जैसे आईसीजे लिखो आप, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आप कभी उसमें पढ़ोगे। तो ये सारी क्या है, अगर हम पार्ट हैं तो वो चीज़ें हम मानेंगे। इसका मतलब उसमें लिखा हुआ है कि भाई जीनोसाइड नहीं होगा, जीनोसाइड अगर हो रहा है तो उसके ऊपर पूरा
मतलब विश्व में एक तरह से एक्शन लिया जा सकता है उस कंट्री के अगेंस्ट, इस तरह की बातें लिखी हैं। तो आईसीजे आप पढ़ोगे तो ये है ना, मतलब कि लीगल इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट कर रहे हैं तो भी हमको थोड़ा-सा मतलब हमारी पार्लियामेंट उसको हटा नहीं सकती, मतलब उस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हमको पता लगता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट है जिससे पता लगता है कि हमारा इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर में कि इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट अ सोवरेन बॉडी, और लिखा हुआ ऐसा आ सकता है, तो सही बात है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। एक तो हमारा पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सारे कुछ फीचर्स थे, मेंबरशिप और ये वो डिसोल्यूशन वगैरह ऐसा हम लोगों ने पढ़ लिया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा पढ़ ली, क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लिया। वेरियस सोर्सेज से हमने क्यों ड्रॉ किया, ये भी एक फीचर है। रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमने समझा। आर्टिकल 368, इसमें हमने समझा कि 368 में क्या लिखा हुआ है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, एक बात ये लिखी हुई है। और ऐसे कुछ प्रोविजन है जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह की बातें हमने पढ़ी और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी है। कुछ फीचर हमारे चल रहे हैं अभी, ठीक है? अभी बहुत सारे फीचर हैं तो मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ। एक है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर भी हमारा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। क्यों सेपरेशन ऑफ पावर? क्योंकि हमारे वहाँ 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, ठीक है? इन ऑर्डर टू मिसयूज़ द पावर, अगर कोई भी मिसयूज़ करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हर ऑर्गन को क्या-क्या पावर एक्सरसाइज़ करने चाहिए, वो एक चेक एंड बैलेंस देता है। अब एक वर्ड बताओ मुझे, सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीज़न ऑफ पावर, ये 2 वर्ड में क्या अंतर है, आप क्या समझते हो? सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीज़न ऑफ पावर, और क्या दोनों फेडरल फीचर हैं? फेडरल और यूनिटरी आप पढ़ रहे हो, फेडरल फीचर है? सर दोनों का मतलब सेम सेम तो नहीं होगा। डिवीजन ऑफ पावर मतलब 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करी हुई हैं। नहीं बाबू, और डिवीजन ऑफ पावर, हाँ सही है, तुम बताते हो तो मैं दिमाग में चला दूंगा। डिवीजन ऑफ पावर मतलब जो 3 लिस्ट बनी है वो होता है यस सर। डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन समझते हो ना, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। उसमें जो सेपरेशन है वो से ये स्टेट लेवल पे भी है, पंचायत लेवल पे भी है, हर लेवल पे है। तो सेपरेशन ऑफ पावर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, और डिवीजन ऑफ पावर वो लिस्ट जो बनी हुई है वो डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है? तो यही अंतर है इसमें, बेसिक कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो पता ही लगेगा, ये फेडरल फीचर है भाई। जहाँ भी डिवीजन सेपरेशन की बात हो तो सब क्या है, फेडरल फीचर है, वो यूनिटरी फीचर तो है नहीं, ठीक है? फंडामेंटल राइट अगला पढ़ते हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है वो भी हमारा क्या है, एक पार्ट ऑफ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। तो फंडामेंटल राइट हम लोग कई बार पढ़े हैं, तो ये लाइन याद रखना। आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, प्रियम्बल था। कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट। ये सब लिख लिख के कभी आता है, ठीक है? जैसे आप 2017-18 का पेपर देखोगे, 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं। तो कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फंडामेंटल राइट, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट क्या था, भाई कॉलोनियल रूल जब चल रहा था तो बहुत सारे लोगों के अंदर सस्पिशंस है, ठीक है? वो लोग चाहते थे कि मतलब उस टाइम वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे वो चाहते थे कि सबके राइट्स लिखे गए हो, कि इक्वालिटी का राइट हो, वर्क के लिए राइट हो, अनटचेबिलिटी को हटाया जाए, ठीक है? एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी का किसी भी बेस पे। इस तरह के बहुत सारे राइट लोग सोच रहे थे कि जब इंडिपेंडेंट हो इंडिया। नहीं तो आप सोचो, अगर मान लो आज आपका राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट ना हो और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सेपरेशन ऑफ पावर ना हो, तो आप समझ रहे हो आदमी के हाथ में कुछ रह ही नहीं जाएगा। आज आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई भी आपका हार्म हो रहा है, ठीक है? कुछ भी वो, कुछ भी कहने का मतलब, कोई भी ऐसी आप, ये इतना बड़ा पावर है, आप फंडामेंटल राइट आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि मोदी जी या सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा हो, आपके फंडा समझ रहे हो, इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को। मतलब आप भी कोर्ट में जा सकते हो, मैं भी कोर्ट में जा सकता हूँ। ऐसा कोई लॉ जो मुझे लग रहा होगा मेरे खिलाफ चल रहा है, मैं कोर्ट में चला जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट में। आपको लग रहा होगा आप चले जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। धीरे-धीरे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट पे जितने केसेस हैं, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया और लगेगा कैसे लोग केस कर देते हैं। पूरे स्टेट ऑफ द गॉड से आपने सुना होगा कि फलाना वर्सेस स्टेट ऑफ द इंडिया, फलाना वर्सेस स्टेट ऑफ द यूपी, ऐसा केस। तो पूरा केस जो चल रहा है वो स्टेट के अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट का ये पावर है। तो आप समझ रहे हो फंडामेंटल राइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है किससे? आर्बिट्रेरी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर से। स्टेट के पास अगर आर्बिट्रेरी और एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी तो वो तो फिर कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग का वो हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, ठीक है? इस वजह से ये फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़रूरी था, जो
आपको प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट? स्टेट के आर्बिट्रेरी पावर, इवन इंडिविजुअल के आर्बिट्रेरी पावर से। आप समझ रहे हो, इंडिविजुअल के आर्बिट्रेरी पावर से भी वो करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी को वो नहीं किया जा सकता, किसी भी लोग को सेक्स प्लेस और उसके बेसिस पे, सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और इसके बेसिस पे ये नहीं बोला जा सकता कि तुम यहाँ से खाना मतलब कुछ खाने वाला मत खरीदो, यहाँ से पानी मत लो। तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, आपको कोई ये नहीं बोल सकता यहाँ मत आओ, ठीक है, मतलब वो जो भी होता है, आप समझ रहे हो ना। तो ये भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आप जा सकते हो इस सब फंडामेंटल राइट को लेके। तो बहुत सारी क्या थी हमारे पास भाई, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बहुत सारी थी, उन्होंने इस तरह की बातें उठाई कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। तो अम्बेडकर जी ने क्या बोला है कि ये जो फंडामेंटल राइट है इसके दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव। अब ये मैं सब डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि 3 ही 4 पार्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे 1-2 क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेगा और इसमें प्रीलिम्स में भर-भर के मिलता है। तो इसका लाइन बाय लाइन आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा ताकि इस पे क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट का क्या है कि एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट, कि मतलब ये लोग क्लेम कर पाए, मतलब जैसे आप क्लेम कर पा रहे हो अपना राइट, ठीक है। और दूसरा, ये राइट्स, जो भी राइट्स आपको मिले हैं ये बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी। ये नहीं है कि कल मोदी जी बोलेंगे ये और कोई योगी जी बोलेंगे, मतलब कोई भी अथॉरिटी है, कल कोई राहुल गांधी आ जाए पावर में, उनके खिलाफ भी आप जा सकते हो, तो कोई भी अथॉरिटी रहे, वो राइट्स बाइंडिंग होंगे उस पर, ठीक है। आप समझ रहे हो ये चीज़। तो फंडामेंटल राइट क्या है, आप फंडामेंटल राइट प्रमोट क्या करता है, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये भी वर्ड याद रखना। आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है? 4 ऑप्शन दे दूँ मैं, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है? फंडामेंटल राइट। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है? डीपीएसपी। तो ये 2 सब वर्ड याद रखना, ठीक है बाबू। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है? किससे प्रमोट होती है? फंडामेंटल राइट से, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। जस्टिसिएबल का मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो जब भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अग्राइड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू, मतलब सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोर, IQ और अंटो, ये हम लोग 2-2 लाइन में बाद में देखेंगे जब फंडामेंटल राइट को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है? अभी तक कोई दिक्कत फंडामेंटल राइट में? एक बार रिवाइज कर लो, कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आप एब्सोल्यूट पावर, आर्बिट्री पावर ऑफ द स्टेट, ऑफ द इंडिविजुअल, उसके खिलाफ जाके आप कुछ वो कर सकते हो, केस कर सकते हो, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये जस्टिसिएबल इन नेचर है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये इतनी बात ध्यान रखनी थी। अब फंडामेंटल राइट जो है ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। समझ रहे हो आप? ये बात समझ में आती है थोड़ा बहुत? कोई एग्जांपल बताओगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? मैंने आपको हर बार बताया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अब बताओ एक्सप्रेशन को, क्या आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट होने चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए? यस सर। क्यों रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? भाई देखो, फंड, अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगर उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा तो भाई आप ऐसी बात बोलोगे जिससे दंगे हो जाएंगे, आप समझ रहे हो। आप ऐसी बात पब्लिक में नहीं बोल सकते हैं कि भाई दंगे हो जाए, कम्युनल वायलेंस हो जाए, तो ऐसा भी फंडामेंटल राइट ज़रूरी नहीं है। इस वजह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। 6-7 ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आर्टिकल 19(2) में ये सब लिखा हुआ है कि किसके बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में। बस ये समझो कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते भाई? अनटचेबिलिटी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू फॉर्म एंड और फॉर्म, मतलब एक जगह आप वो कर सकते हो, सभा वगैरह कर सकते हो, वो भी एक क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो अब सभा बना के आप भड़काने लगो लोगों को, कम्युनल वायलेंस करवाने लगो, कुछ और करवाने लगो, कुछ कुछ डेरोगेटरी प्रैक्टिस करवाने लगो, चाहे मार्जिनलाइज के अगेंस्ट, चाहे वुमेन के अगेंस्ट, तो वो चीज़ रोकनी पड़ेगी ना। इस वजह से फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है।
और सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है, ठीक है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को कर्टेल या रिपील कर सकता है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकता है या रिपील कर सकता है। कल को अगर लगेगा कि राइट टू वर्क जो नहीं है, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं जो मतलब फंडामेंटल राइट है, कल को अगर सोसाइटी आगे बढ़ती है और लगता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी तक कोई चीज़ रिपील नहीं की गई है, अभी तक फंडामेंटल राइट में एक दो चीज़ें ऐड ही की गई हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार आता है, यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट है अपने पास। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट, ठीक है। पहला क्या है, राइट टू इक्वलिटी। उसके आर्टिकल अलग अलग हैं, आर्टिकल अलग अलग हैं।